कैसे हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव में ठीक 3 दिन बचे हैं और 3 दिन पहले एनडीए के भीतर भयंकर अविश्वास का माहौल है और इसी अविश्वास के कारण अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए फोन लगा दिया। अब आप सोचिए, अमित शाह विपक्ष के सांसदों को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद के हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जल्दी आता हूँ धन्यवाद। अमित शाह डाल थे, राजीव राय पात निकले। राजीव राय ने अमित शाह से हुई बातचीत को ही वायरल कर दिया और ये दिखला दिया कि वो भाजपा के लोगों से चोरी छिपे बात नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के लोगों को फोन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के लोग उन्हें फोन कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखलाता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। साउथ में नायडू क्षेत्रीयता के आधार पर उपराष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है भाजपा को सपोर्ट ना करे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बी सुदर्शन रेड्डी के तौर पर नायडू के राज्य से ही उम्मीदवार बना लिया है। इसीलिए गांव, घर और भाषा के नाते नायडू को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी पड़ सकती है। अगर नायडू या नायडू के लोग या फिर तेलंगाना और आंध्र के 11 रेड्डी सांसद इंडिया की तरफ चले जाते हैं तो भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, भाजपा बुरी तरह इसलिए फंसी हुई है और इसीलिए अखिलेश यादव के वो सांसद राजीव राय, जिनके घर 2022 चुनाव से पहले ईडी ने छापा मारा था, याद है ना, उनको अमित शाह फोन करके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। और राजीव राय के बेंगलुरु में कई कॉलेज भी हैं, कई सांसदों विधायकों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते होंगे। राजीव राय को अमित शाह ने हैप्पी बर्थडे ऐसे ही नहीं बोला है दोस्तों। दुश्मन के दरवाजे कोई तभी जाता है जब चारों तरफ से वो भयानक घिर जाता है। वही हालत इस समय भाजपा की है। दोस्तों दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको एक और बता देती हूँ। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में नड्डा के घर पर एनडीए के सांसदों को खाना खाने के लिए बुलाया गया था। एनडीए के सारे सांसदों के लिए खाना बनाने के लिए इंतजाम सब कुछ हो गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर डिनर ही कैंसिल कर दिया गया। डिनर कैंसिल करने की वजह पंजाब में जो बाढ़ आई है उसे बताया गया। दोस्तों ये वही भाजपा के लोग हैं जो भरी बाढ़ के बीच बिहार में एसआईआर नहीं रोक रहे हैं। ये वही भाजपा के लोग हैं जो भरे कोरोना टाइम पर बंगाल में रैली नहीं रोक रहे थे। ये वही भाजपा के लोग हैं जो जलते मणिपुर के बीच मोदी का अमेरिका दौरा कैंसिल नहीं होने देते थे, लेकिन पंजाब में बाढ़ है इसीलिए एनडीए के सांसदों का भोज रद्द कर देती है। मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि एनडीए के सांसदों के कपड़े सब बाढ़ में भीग गए हैं इसीलिए नड्डा के डिनर में नहीं आए। ऐसा भी नहीं है कि एनडीए के सांसद सब बाढ़ प्रभावित इलाकों में मार अपनी जान लगाए दे रहे हैं, लेकिन नड्डा के घर होने वाला भोज रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? क्या एनडीए के सांसदों ने नड्डा के घर पर भोज करने से इनकार कर दिया? क्या एनडीए के लोग उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा से दूर रहना चाहते हैं? क्या भाजपा के सांसद भी भाजपा के साथ नहीं है? क्या इस डर से भाजपा ने नड्डा के घर पर होने वाले डिनर को कैंसिल कर दिया कि चुनाव से ठीक पहले ये खबरें बनने लगेंगी कि नड्डा के घर भोज पर इतने सारे सांसद क्यों नहीं पहुंचे, कौन कौन नहीं आया? क्या इस संदेश को रोकने के लिए डिनर ही रद्द कर दिया गया? देश में बाढ़ आ गई है, पंजाब में बाढ़ की इनको बड़ी चिंता हो गई है, ये बहाना करके ये डिनर को कैंसिल कर रहे हैं। इनके यहाँ जो मैंने आपको बताया कि इस बात की संभावना लगातार चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वही बिदके हुए हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मीडिया खबर फिर ये बनाएगा रात को कि कौन कौन सांसद नहीं आए। मीडिया भी तो बाहर खड़ा हुआ है ना, अपना डायरी पेन लेके, वो लिख रहा है कौन कौन आए, कौन कौन आ गए तो ठीक है, जो नहीं आए उनका क्या होगा। तो इस डर से कहीं ना कहीं ये लिस्ट ना बन पाए, इसलिए डिनर कैंसिल कर दो। अब प्रधानमंत्री के यहाँ आप जाएंगे, वहां पता ही नहीं लगेगा कि कौन आया कौन गया। वहां तो जो आप बाहर लिख के भेजेंगे एएनआई बाहर बताएगा, वही माना जाएगा। लेकिन नड्डा के घर के बाहर चौकीदारी की जा सकती है, 2 गेट हैं, दोनों गेट के ऊपर मीडिया वाले खड़े हो जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये रणनीति अपनाई गई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एकदम से इस प्रकार से डिनर कैंसिल करना
और बहाना मारना बाढ़ की कितनी चिंता है वो आप देख रहे हैं। कृषि मंत्री गए थे पंजाब में, वो 6-7 कैमरे लेके गए थे, वहां फोटो सेशन कराने गए थे अपना, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। तो ये तो इनकी चिंता है। इनको बाढ़ की कोई चिंता नहीं है, इनको चिंता ये है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अधिक से अधिक वोट पड़ जाए। देखिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट इनके जीतते भी हैं, एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार जीतते भी हैं और वो कम अंतर से जीतते हैं, तो सीधा सीधा एक संकेत है कि कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। विपक्ष भी तो अपना लिटमस टेस्ट कर रहा है ना। विपक्ष भी तो एक इस तरह का एक आइडिया ले रहा है कि भाई हम कितने पानी में हैं। तो अगर विपक्ष को एक बार विश्वास आ जाता है कि हम जीत सकते हैं, तो तत्काल अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज से डरे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा खतरा अपने इंटरनल लोगों से है। बाहर वालों से तो ये निपटते रहते हैं, बाहर वालों के लिए तो इनके पास शाम दाम दंड भेद तोता मैना कौवा गीत सब है, लेकिन अंदर वालों का क्या करें? जो संघ की पृष्ठभूमि के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका क्या किया जाए? जो मुरली मनोहर जोशी की रणनीति वाले हैं, उनका क्या किया जाए? तो असली घबराहट उन लोगों से है। जी, तो अब इतनी घबराहट है कि अब विपक्षी सांसदों को फोन करके मदद मांगनी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है, वो भी काम नहीं आ रहा है। सांसद लोग तो वीडियो रिकॉर्डिंग बना के ट्विटर पर डाले दे रहे हैं कि देखिए जी हमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अच्छा प्रज्ञा जी, आप ये बताएं, क्या वो घर बैठ जाए फोन बंद करके? जब एक लड़ाई चल रही है तो लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी ना। मैंने पहले भी कहा है, आपके चैनल पे भी कहा है कि जब भयंकर लड़ाई चल रही है और आपके सारे हथियार खत्म हो गए हैं, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में फंस गए थे तो क्या उठाया था? रथ का पहिया ऐसे उठा लिया था। और वो रथ का पहिया ऐसे उठा के तो उसी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि रथ का पहिया यहाँ काम नहीं आएगा। तो अभी ये लोग जो है रथ का पहिया उठा रहे हैं, राजीव राय को फोन कर रहे हैं, बिहार में जाके अपनी माँ का रोना रो रहे हैं। तो इनसे आप चुनाव जीतेंगे? इनसे आप जो है डिप्लोमेसी करेंगे देश की? तो ये आखिरी लड़ाई है और इनके पास कुछ अब बचा नहीं है कहने को करने को, इसलिए ये जो है रथ का पहिया उठा के घूम रहे हैं। और इस रथ के पहिए से युद्ध नहीं जीते जाते, ये तमाम इतिहास आपके सामने भरा पड़ा है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट पड़ने हैं। बीजेपी को 2 डर सता रहे हैं। पहला है क्रॉस वोटिंग का भयानक डर है, और दूसरा भाजपा के भीतर भितरघात का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बालियान को राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया था। अमित शाह समर्थित भाजपा के दूसरे प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद रूडी राहुल गांधी से हाथ मिलाकर के थैंक यू बोलते नजर आए थे। क्रोनोलॉजी समझने वाले समझते हैं कि हो कुछ भी सकता है। अगर भाजपा के 5 वोटर भी इंडिया की तरफ चले गए, अगर भाजपा को एनडीए के पूरे वोट नहीं मिले, तो ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। मोदी की बैसाखी हिल जाएगी। भाजपा को डर है कि कहीं उसके सांसद क्रॉस वोटिंग न कर दे, क्योंकि 2024 के बाद सांसदों की नाराजगी खुल करके सामने आने लगी है। कहां तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि आरएसएस कैंप के कुछ करीबी सांसद खेल कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा डाउट नितिन गडकरी को लेकर के हो रहा है। केपी मलिक तो ये भी दावा करते हैं कि मोदी के सारे विश्वास पात्र एक एक करके धराशाही हो रहे हैं। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको मोर्चा तो लेना पड़ेगा, और ये मोर्चा लेने का समय है। ये बात बखूबी नितिन गडकरी भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं, श्री मोहन भागवत जी भी जानते हैं। तमाम लोग इस चीज को जानते हैं, इसीलिए चीजें शुरू हो रही हैं। और आप देखिए कि ये जो और दूसरी बात आप समझनी होगी आपको कि चाणक्य जिस तरह से कई मोर्चों पर फेल हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। प्रधानमंत्री जी, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे उपराष्ट्रपति का मामला हो, रात को 8 बजे अगर भोज दे रहे हैं सांसदों को बुला के, तो प्रधानमंत्री क्यों दे रहे हैं? कि चाणक्य जी कहाँ चले गए? चाणक्य नहीं कर पा रहे क्या? तो इनके जो एक एक योद्धा थे, जिनके साथ लड़ाई, जिनको साथ में लेकर लड़ाई मोदी जी लड़ रहे थे, वो एक एक योद्धा धराशायी होते जा रहे हैं। उनमें सबसे बड़े योद्धा जो धराशायी हुए हैं, उनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। और हम शुरू फिर मैं वहीं से करता हूं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आप धराशायी हुए, उसके बाद आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में धराशायी हुए, अब आप बिहार में भी धराशायी हो रहे हैं।
चाणक्यगिरी दिख नहीं रही है। दोस्तों, मोहन भागवत आजकल गुजरात लॉबी के विरोध करने वाले कैंप के लोगों से मिल भी ज्यादा रहे हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान, फिर वसुंधरा राजे और अब मुरली मनोहर जोशी। ऐसे में बीजेपी में सब बढ़िया चल रहा है ये कह पाना मुश्किल है। बीजेपी के सामने दूसरा डर है उसके सहयोगी। दोस्तों, उसके सहयोगियों का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वो बैसाखी हैं जिनके कंधों पर ये सरकार टिकी हुई है। 16 सांसद हैं नायडू के पास। ऐसे में नायडू की हर मांग को माना जा रहा है। और इधर खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने नायडू के बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश को भी चाय पर बुला लिया है। 7 तारीख को सारे सांसद और मंत्री बुलाए गए हैं, जो शाह और नड्डा के साथ मंथन करेंगे। दूसरी तरफ 8 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे सांसदों को डिनर के लिए बुलाया है। यानी अब कमान खुद मोदी ने भी अपने हाथों में ले रखी है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ नायडू तक नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा कर दिया है कि अगले 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी। दोस्तों, नायडू पर तो हर किसी की नजर है, लेकिन आजकल नाराज तो नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि भाजपा ने नीतीश के साथ सरकार में रहते हुए बिहार को बंद करने की कोशिश की थी, विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश की थी। नीतीश इस बात से नाराज हैं और मौके की तलाश में हैं। उधर चिराग पासवान खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? चिराग पासवान जिंदाबाद! 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 मोदी के जितने सहयोगी हैं दोस्तों, वो सब के सब खफा दिखाई देते हैं, नाराज हैं। अनुप्रिया, जयंत, राजभर, संजय निषाद अलग ही मोर्चेबंदी कर रहे हैं। उधर एकनाथ शिंदे कैबिनेट मीटिंगों तक में नहीं जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गडकरी के साथ मिलकर के शिंदे भी किसी बड़े खेल की तैयारी में जुटे हैं। जो मोदी और शाह सांसदों से आसानी से मुलाकात नहीं करते थे, जो चाहते थे वो फैसला ले लेते थे, आज वो सांसदों की मान मनौवल क्यों कर रहे हैं? बार बार चाय, डिनर, लंच पर क्यों बुला रहे हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। सांसदों के हिसाब से एनडीए मजबूत है, लेकिन डर क्रॉस वोटिंग का है। क्रॉस वोटिंग का डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास अब प्रचंड बहुमत नहीं है, सरकार बैसाखियों पर टिकी है। इसीलिए वो अब उस दबाव के साथ अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। एक बात और ये भी है दोस्तों कि अब संघ का प्रेशर भी बढ़ गया है, हर मामले में दखल ज्यादा है। मोहन भागवत अक्सर मंच से नसीहतें देते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब विपक्ष भी पिछले 10 सालों की तुलना में ज्यादा मजबूत हो गया है, ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। राहुल गांधी आए दिन सरकार को घेरते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके उन्होंने लोगों के बीच में वोट की चोरी की चर्चा शुरू करवा दी है। मोदी और शाह की जोड़ी का जो जादू, करिश्मा, जो भौकाल था, अब वो फीका पड़ चुका है। यही वजह है कि बीजेपी अब एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। और अब उपराष्ट्रपति चुनाव का ये चुनाव किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री के लिए अग्नि परीक्षा है। और इसीलिए 8 तारीख को रात 8 बजे वो खुद मेजबान है और सारे सांसदों को डिनर पर बुलाया है। आज के इस वीडियो में मेरे साथ दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।